दोस्तों वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों पाकिस्तान में पंजाबी फिल्मों का सुनहरा दौर सुल्तान राही के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 1960 के अवाइल से शुरू होने वाले 90s पाकिस्तान में पंजाबी फिल्मों का सुनहरा दौर कहा जाता है, जहां पर कई फिल्में सुपरहिट और बल्कि ब्लॉकबस्टर बनकर आवाम के सामने पेश हुई। वहीं पर सुल्तान राही के नाम से फिल्म करोड़ों रुपए कमाती थी। 70s, 80s और 90s में पाकिस्तान में पंजाबी फिल्में लातादाद बनती थी और पाकिस्तान में पंजाबी फिल्मों का सुनहरा दौर भी सुल्तान राही के नाम से जुड़ा हुआ था। सुल्तान राही की अचानक मौत ने 90s में पंजाबी फिल्मों का ज़वाल शुरू किया, जिसके बाद कभी भी पाकिस्तान में पंजाबी फिल्मों का सुनहरा दौर वापस नहीं आया। आपको बताते चले कि सुल्तान राही पंजाबी फिल्मों का ना सिर्फ सुपरस्टार बल्कि एक लेजेंडरी अदाकार रह चुके हैं। वो ना सिर्फ कई शिफ्टों में पंजाबी फिल्मों के लिए शूटिंग करते थे, बल्कि वो पंजाबी फिल्मों का एक बहुत ही बड़ा नाम था। पंजाबी फिल्मों में काम करने वाले अक्सर अदाकार पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इन्हीं में सुल्तान राही का नाम भी है। अगरचे सुल्तान राही एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन असल शोहरत और कामयाबी सुल्तान राही को पंजाबी फिल्मों और पंजाबी ज़ुबान से ही मिली। दोस्तों सुल्तान राही के फ़नी कैरियर की शुरुआत की बात करें तो सुल्तान राही ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1956 में फिल्म जबरू से किया। अगरचे फिल्म में सुल्तान राही का किरदार बहुत ही छोटा था और बहुत सारे लोगों ने फिल्म में सुल्तान राही को देखा भी नहीं होगा, लेकिन सुल्तान राही को असल शोहरत 2 महीने बाद रिलीज़ होने वाली फिल्म बागी से मिली। दोस्तों सुल्तान राही को इस दुनिया से गए हुए 26 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी सुल्तान राही अपने चाहने वालों और पसंद करने वालों के दिलों में ज़िंदा है। आज की ये स्पेशल वीडियो पंजाब के गबरू और पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार लेजेंडरी एक्टर सुल्तान राही को एक छोटी सी ट्रिब्यूट देने के लिए पेश की जा रही है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर आप सुल्तान राही के हकीकी फ़ैन हैं तो यकीनन आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन भी हासिल करेंगे। लेजेंडरी एक्टर सुल्तान राही ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त पंजाबी फिल्मी सनत को कामयाबी और पंजाबी फिल्मों में काम करने में गुजारी। सुल्तान राही के फनी कैरियर पर एक मुकम्मल किताब लिखी जाए तो यकीनन उसका नाम होना चाहिए द लेजेंड ऑफ सुल्तान राही। दोस्तों सुल्तान राही के फ़नी कैरियर पर नज़र डालें तो सुल्तान राही ने अपने फिल्मी कैरियर के पहले 10 साल तक फिल्मों में एज ए एक्स्ट्रा किरदार अदा किए। ना सिर्फ वो बड़े बड़े अदाकारों के लिए चाय वगैरह लेकर आते थे, बल्कि अपने और घर के खर्चों के लिए फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी अदा करते रहे। याद रहे कि 1956 से 1966 तक सुल्तान राही ने फिल्मों में सिर्फ एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया। कहा जाता है कि फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा करने के साथ साथ जब भी सुल्तान राही उस दौर में किसी भी हिदायतकार के पास किसी फिल्म में ख़ास किरदार हासिल करने के लिए जाते तो वो हिदायतकार उसे छोटे मोटे किरदार देकर उससे जान छुड़ाता और राही को बहुत सारे ताने भी सुनने को मिलते, लेकिन सुल्तान राही ने हिम्मत नहीं हारी। कहा जाता है कि उस दौर में सुल्तान राही को अपने शक्ल सूरत की वजह से भी बहुत सारे लोगों का मजाक बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन सुल्तान राही की हिम्मत कभी भी कमज़ोर नहीं हुई और उसने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि सुल्तान राही का नाम पंजाबी फिल्मी सनत के सुनहरे ख़ुरूप में लिखा जाएगा। फिर वो दौर भी आया जिसमें पंजाबी फिल्मी सनत की वजह से और अपने काम की वजह से सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। कहा जाता है कि 1966 वो साल था जिसके बाद लेजेंडरी एक्टर सुल्तान राही का सितारा उरूज की तरफ गामज़न होने लगा था। अगरचे 1966 में सुल्तान राही ने एक अहम किरदार फिल्म जंज में भी अदा किया था, लेकिन 1967 में रिलीज़ होने वाली फिल्म चाचा जी के एक छोटे और मुख्तसर से किरदार की वजह से सुल्तान राही ने सबकी नज़रें अपनी तरफ मुतवज्जे की। फिल्म चाचा जी का ये छोटा सा किरदार एक
بوڑھے مزارے کا تھا جو اپنے مالک پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ سلطان راہی اس فلم میں علاؤالدین پر قربان ہوتے ہوئے ایک درخت کے ساتھ خود کو نیچے گھسیٹتے ہوئے مرنے کے اس شاٹ کو کچھ اس طرح سے پکچرائز کراتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں، اور اس طرح سے سلطان راہی سب کی نظروں میں اس چھوٹے سے کردار کی وجہ سے اپنی ایک خاص شناخت بنا لیتے ہیں۔ مختصر اور بے معنی کرداروں میں کاسٹ کیے جانے والے سلطان راہی کو اب بڑے اور جاندار کرداروں کی پیشکش ہونے لگی تھی۔ اگرچہ اس وقت تک 10 سال سے بھی لمبا عرصہ فلم انڈسٹری میں گزارنے کے بعد بھی سلطان راہی کو صحیح کرداروں کی پہچان مشکل ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے جو بھی کردار سلطان راہی کو اوپر ہونے لگا تھا وہ اس کردار کی حامی بھر لیتے تھے۔ تقدیر نے سلطان راہی کی قسمت میں کامیابی لکھی تھی، اسی وجہ سے ہر نئے آنے والے دن پر سلطان راہی کامیابی کی ایک نئی منزل طے کرنے لگے تھے۔ 1968 میں ہدایت کار حیدر چودھری نے اپنی فلم بدلہ میں سلطان راہی کو ایک بہت بڑا کردار دیا۔ اس فلم میں یوسف خان اور سلونی نے ہیرو ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا، اور سلطان راہی نے پہلی بار اس فلم میں ویلن کا کردار ادا کیا تھا۔ فلم نے نہ صرف باکس آفس پر بہت بڑی کامیابی حاصل کی بلکہ سلطان راہی کے کردار کو بھی بے حد پسند کیا گیا، اور اس کامیابی کے بعد سلطان راہی نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ آنے والے تقریباً 25 فلموں میں سلطان راہی لگاتار ویلن کا کردار ادا کرتے رہے۔ لگاتار کئی سالوں تک بے شمار فلموں میں ویلن کا کردار ادا کرنے کے بعد پہلی بار ہدایت کار اسلم ڈار نے اپنی فلم بشیرہ میں سلطان راہی کو ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا۔ یہ فلم 21 اپریل 1972 کو ریلیز ہوئی، اور اس فلم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور اس کامیابی کے بعد سلطان راہی کے سامنے کوئی بھی اداکار ٹک نہ سکا۔ فلم بشیرہ سے پہلے ہدایت کار اقبال کاشمیری کی 1971 میں ریلیز ہونے والی بابل میں سلطان راہی نے جبرو بدماش کا کردار بھی ادا کیا تھا، اور اس اداکاری کی وجہ سے بھی سلطان راہی کو ایک نئی منزل ملی تھی۔ لیکن اصل کامیابی سلطان راہی کو فلم بشیرہ سے ملی، کیونکہ بشیرہ نے وہ کامیابی حاصل کی جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہدایت کار اسلم ڈار نے فلم بشیرہ میں بشیرہ ڈاکو کے کردار کے لیے پہلے اداکار ساون کو کاسٹ کیا تھا، لیکن فلم کی شوٹنگ سے پہلے ہی ساون نے اپنا معاوضہ بڑھایا، جس کی وجہ سے ہدایت کار اسلم ڈار نے تقریباً 10 گنا کم معاوضے میں ہی سلطان راہی کو اس کردار میں کاسٹ کیا، اور اس فلم میں سلطان راہی نے بشیرہ ڈاکو کا کردار کچھ اس طرح سے ادا کیا کہ اس فلم نے فلم انڈسٹری کی قسمت ہی بدل ڈالی۔ 1972 میں ہی بشیرہ کی فقید المثال کامیابی کے ساتھ ساتھ سلطان راہی کی کئی اور کامیاب فلمیں بھی ریلیز ہوئی، جن میں سلطان، جنگجو، ہاشو خان، خان چاچا، خون پسینہ، سردار سائی، ہیرا اور راجو بھی شامل تھی۔ اسی سال ہدایت کار حسن عسکری کی فلم سردڑی دی بازی بھی سلطان راہی کے لیے بہت ہی اہم تھی، کیونکہ اس فلم میں پہلی بار سلطان راہی کو ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا گیا تھا۔ اداکارہ ناہید سلطان راہی کے ساتھ اس فلم میں ہیروئن کا کردار ادا کر رہی تھی، اور یہ فلم بھی خاصی کامیاب ہوئی تھی۔ سلطان راہی نے 1973 میں تقریباً 18 فلموں میں کام کیا، جن میں اردو فلمیں زرق خان اور سادھو اور شیطان اردو فلمیں تھیں، لیکن سلطان راہی کو اردو فلموں کے بجائے زیادہ تر پنجابی فلموں میں کاسٹ کیا گیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلے کہ بشیرہ کی کامیابی کے بعد سلطان راہی نے اپنا معاوضہ بھی 20,000 سے 40,000 روپے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دھڑا دھڑ فلمیں بھی سائن کر رہے
रहे थे, लेकिन अक्सर ही फिल्में बशीरा की कहानी को ही दोहरा रही थी, जिसकी वजह से सुल्तान राही की फिल्में धड़ाधड़ नाकाम होती रही। इसी वजह से सुल्तान राही ने एक फिल्म जिसका नाम शीदा पिस्तौल था, उसमें मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया और इस फिल्म के एवज सुल्तान राही ने सिर्फ 5,000 रुपये मुआवजा वसूल किया। 1974 में भी सुल्तान राही ने कई फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों में ज़्यादातर सुल्तान राही ने गेस्ट अपीयरेंस दी। 1974 में ही हिदायतकार असलम डार ने सुल्तान राही को एक बूढ़े के किरदार में कास्ट किया। इसी तरह से फिल्म सद्दा रास्ता में वो मरकज़ी किरदार में थे। 1975 वो साल था जब सुल्तान राही को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली और वो फिल्म थी वहशी जट। इस फिल्म ने ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों का मयार ऊपर किया बल्कि पंजाबी फिल्मों को एक नई शनाख्त दी। इस फिल्म ने एक्शन फिल्मों का एक नया ट्रेंड सेट किया। सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक साथ एक्शन पंजाबी फिल्म जेलर ते कैदी में एक साथ काम किया। 1975 में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक साथ फिल्म जेलर ते कैदी में काम किया था। 1967 में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी एक सिंधी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मुस्तफ़ा कुरैशी अपने लंबे कदो काट और ख़ूबसूरत जिसामत के साथ साथ अपनी शक्ल सूरत की वजह से सुल्तान राही की तरह एक्स्ट्रा और छोटे किरदारों के बजाय एक बहुत बड़ी फिल्म और बड़े किरदार के साथ फिल्मी दुनिया में नमूदार हुए। फिल्म का नाम था लाखों में एक और इसके डायरेक्टर थे रज़ा मीर। फिल्म लाखों में एक 28 अप्रैल 1967 को रिलीज़ होकर कामयाब साबित हुई और उस फिल्म के बाद मुस्तफ़ा कुरैशी ने कई उर्दू फिल्मों में काम किया, जिनमें अंधलीप और खाक और खून काबिल ज़िक्र फिल्म है। ज़िंदगी कितनी हसीन है, हमजोली, बेवफा, बहारें फिर भी आएंगी मुस्तफ़ा कुरैशी के कैरियर की बेहतरीन फिल्में थी। पंजाबी फिल्म बशीरा की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद पंजाबी फिल्मों का उरूज और उर्दू फिल्मों का ज़वाल शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि एक मर्तबा मुस्तफ़ा कुरैशी ने फिल्म हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन से पूछा था कि पंजाबी फिल्में काफ़ी कामयाब जा रही है और मेरी भी कभी ऐसी किस्मत होगी कि मैं भी किसी पंजाबी फिल्म में काम कर सकूँगा। 1973 में फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन अपनी नई पंजाबी फिल्म चार बूंदे प्यासे की शूटिंग शुरू करने वाले थे। इस फिल्म के एक अहम रोल में उन्होंने सुल्तान राही को भी कास्ट किया था। जहां पर पंजाबी फिल्म बशीरा की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद सुल्तान राही ने बेशुमार फिल्में साइन की थी, वहीं पर अल्ताफ़ हुसैन को इस फिल्म के लिए सुल्तान राही की तारीखें मिलना काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने सुल्तान राही के बजाय मुस्तफ़ा कुरैशी को उस किरदार में कास्ट करने का सोचा। उसी दौरान फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन मुस्तफ़ा कुरैशी के पास एक फ़िल्म शूटिंग के दौरान ही चले गए। कहा जाता है कि उस दौरान मुस्तफ़ा कुरैशी अपनी फिल्म शिकार की शूटिंग में मसरूफ़ थे, जहां पर अल्ताफ़ हुसैन ने मुस्तफ़ा कुरैशी से पूछा कि क्या आप पंजाबी फिल्म में काम करोगे, जिसके जवाब में मुस्तफ़ा कुरैशी ने अल्ताफ़ हुसैन को बताया कि वो सिंधी होने की वजह से उर्दू सही से नहीं बोल सकते, तो वो पंजाबी कैसे बोलेंगे। अल्ताफ़ हुसैन ने मुस्तफ़ा कुरैशी पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। कहा जाता है कि फ़िल्म चार बूंदे प्यासे की शूटिंग एक गाने से शुरू हुई और इस गाने की शूटिंग लगातार 4 से 5 दिनों तक चलती रही। अल्ताफ़ हुसैन इस फिल्म के किरदार में मुस्तफ़ा कुरैशी को डालना चाहते थे और इसी वजह से वो पंजाबी के तलफ़्फ़ुज़ पर भी इसी दौरान मुस्तफ़ा कुरैशी पर बहुत मेहनत करते रहे। अपनी पहली पंजाबी फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी को पंजाबी बोलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, यहाँ तक कि सीन पिक्चराइज करने के दौरान भी अक्सर मुस्तफ़ा कुरैशी अपने डायलॉग्स भूल जाते थे। कहा जाता है कि फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन ने एक ख़ास बंदा सिर्फ इस
کام کے لیے رکھا تھا جو مصطفیٰ قریشی کو پنجابی ڈائیلاگز یاد کرواتا تھا، اور اسی وجہ سے ڈائریکٹر نے مصطفیٰ قریشی کو ڈائیلاگز آہستہ آہستہ بولنے کا بھی کہا۔ اپنی پہلی پنجابی فلم میں نہ صرف اداکار مصطفیٰ قریشی نے بے حد محنت کی، بلکہ ڈائریکٹر الطاف حسین نے بھی مصطفیٰ قریشی پر بہت زیادہ کام کیا، جس کے بعد پنجابی فلموں کا بہترین ویلن مصطفیٰ قریشی سب کے سامنے آیا۔ فلم چار خون دے پیاسے ریلیز ہوتے ہی زبردست کامیاب ہو گئی، اور اس کے بعد مصطفیٰ قریشی پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئے۔ فلم چار خون دے پیاسے میں ہیرو بنے تھے لیجنڈری ایکٹر یوسف خان، اور اس فلم کے اولین ویلن تھے مصطفیٰ قریشی۔ جہاں پر سلطان راہی کو فلم بشیرہ میں فقید المثال کامیابی حاصل ہوئی تھی، وہیں پر مصطفیٰ قریشی کو چار خون دے پیاسے میں ویلن کے کردار میں بے حد پسند کیا گیا۔ اس ایک پنجابی فلم نے مصطفیٰ قریشی کی قسمت بدل دی، اور پھر وہ پنجابی فلموں کے مصروف ترین اداکار بن گئے۔ ان دنوں سلطان راہی پنجابی فلموں کے مصروف ترین ہیرو تھے، تو مصطفیٰ قریشی پنجابی فلموں کے اولین ویلن کے طور پر بے پناہ کامیاب فلمیں دے رہے تھے۔ پہلی بار 1975 کو ہدایت کار داؤد بٹ اور رائٹر محمد کمال پاشا نے فلم جیلر تے قیدی میں مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی کو ایک ساتھ کاسٹ کیا۔ جیلر تے قیدی وہ پہلی فلم تھی جس میں مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اور ان دونوں کے مکالمے اور ڈائیلاگ آج بھی لوگوں کو زبان زد عام یاد ہے۔ فلم کے لیے ڈائیلاگ رائٹر محمد کمال پاشا نے لکھے تھے، اور ایسے لازوال ڈائیلاگ تھے جن کا نیم البدل آج تک نہیں مل سکا۔ فلم میں سلطان راہی قیدی ہوتے ہیں اور مصطفیٰ قریشی جیلر۔ قیدی اور جیلر کے درمیان جس طرح کی گفتگو، مکالمے اور شاہکار مکالموں کا تبادلہ ہوتا ہے جس کے سحر میں دیکھنے والے ڈوب جاتے۔ اس شاہکار فلم کی کامیابی کے بعد مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی اگلی مرتبہ مولا جٹ میں سلطان راہی جٹ کے کردار میں اور مصطفیٰ قریشی نوری نت کی جوڑی میں دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فلم مولا جٹ نے پنجابی فلموں کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کی، اور یہ شاہکار فلم جو آج تک لوگ نہیں بھولے، اور اس کے ڈائیلاگز آج بھی بچے بچے کی زبان پر ہے۔ پنجابی فلموں کے دو بڑے اداکاروں کا سورج طلوع ہو چکا تھا، جنہوں نے اپنی اپنی جگہ مقبولیت کی نئی مثالیں قائم کی۔ فلم مولا جٹ وحشی جٹ کا اگلا حصہ تھا، لیکن فلم مولا جٹ میں جس طرح سے سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کو دکھایا گیا اور پیش کیا گیا، وہ تاریخ میں بہت کم اداکاروں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آج بھی اس فلم کا وہی مقام، وہی رتبہ ہے، اور آج تک کوئی دوسری پنجابی فلم مولا جٹ تک پہنچنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ مصطفیٰ قریشی کی فلمی کیریئر پر نظر دوڑائے تو مصطفیٰ قریشی نے سلطان راہی کے بغیر ہتھ کڑی اترا، عقل لڑی، بدو بدی، خوفناک، حشر نشر، وارنٹ، چور سپاہی، دو چور، بلیک وارنٹ، آخری گولی، عالی جاں، الارم، زنجیر، نیا سورج، چیتا، چال باز، باڈی گارڈ، زندگی، آوارہ، پتر پٹے ہاندا، دشمن کی تلاش، لال آندھی، باغی تے قانون، سوہا جوڑا، آگ اور زندگی، سنتری بادشاہ، خان دوست، شیرا تے چترا اور سارجنٹ میں وہ سلطان راہی کے بغیر نظر آئے۔ اور سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی نے ساتھ میں انداتا، پنڈی وال، ٹیکس چوری، میرا کام، کرفیو آرڈر، آخری میدان، جیرا سائی، شاہین، قانون، طوفان، دادا، لاہوری بادشاہ، شریف بدماش، لاٹھی چارج اور شریف ضدی میں وہ دونوں ایک ساتھ نظر آئے۔ یہ ساری فلمیں مولا جٹ سے پہلے کی ہے۔
इन फिल्मों में ज़्यादातर सुल्तान राही विलन थे और मुस्तफ़ा कुरैशी भी साथ में विलन का किरदार अदा करते थे। कहा जाता है कि सुल्तान राही की एक फिल्म वहशी गुजर बन रही थी जिसके हिदायतकार यूनिस मलिक थे और उन्होंने जग्गा टेक्स के नाम से ये फिल्म तैयार की थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास करने से इनकार कर दिया। जब ये फिल्म सेंसर में पास डायरेक्टर यूनिस मलिक ने एक दूसरी कम बजट फिल्म बनाने का इरादा किया जिसकी कहानी के लिए नासिर अदीब के खिदमत हासिल की गई और उन्होंने अपनी ही फिल्म वहशी जट की कहानी को आगे बढ़ाकर मौला जट के लिए कहानी लिखना शुरू की। कहानी में थोड़ी बहुत तब्दीली की गई। फिल्म वहशी जट में मौला जट का किरदार पहले से ही था, लेकिन मौला जट में सिर्फ नूरी नत का किरदार डाला गया और ये किरदार मुस्तफ़ा कुरैशी के हवाले किया गया। फिल्म मौला जट में विलन का किरदार नूरी नत फिल्म की जान बन गया और ये मुस्तफ़ा कुरैशी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा किरदार भी बन गया। फिल्म में जट तो था ही जट, लेकिन नत ने भी ऐसी यादगार अदाकारी की कि कहने दीजिए कि मौला जट की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा कुरैशी ने नूरी नत के किरदार में पेश की। पाकिस्तानी सिनेमा का सबसे ख़तरनाक विलन हमारे सामने आया, मौला जट का नूरी नत। सिनेमा की तारीख में पहली बार इतना खूनरेज़, ताकतवर और खौफनाक विलन देखने को मिला। अगर ये कहा जाए कि आग से बना हुआ शैतान भी शायद इतना ख़तरनाक और हैबतनाक ना था जिस कदर गोश्त का बना हुआ नूरी नत। जट और नत की ये जोड़ी फिल्म मौला जट से तारीख में यूँ अमर हुई कि जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। मौला जट वो फिल्म है जिसका सहर आज तक कोई दूसरी फिल्म ना तोड़ सकी और ना ही सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जितनी उम्दा अदाकारी आज तक कोई कर सका है। वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फिल्म मौला जट में ऐसा क्या था जिसको दोबारा से रीमेक बनाने के लिए करोड़ों रुपए की बजट वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई गई। आखिर क्यों एक कम बजट वाली फिल्म जो हिदायतकार सिर्फ इसलिए शुरू करना चाहता है क्योंकि उसके पास थोड़ा बहुत वक्त था और नासिर अदीब ने भी अपनी ही पुरानी फिल्म की कहानी को दोबारा से स्क्रीन पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ एक नए किरदार नूरी नत का इजाफा किया जाता है और मौला जट वो तारीखी फिल्म क्यों बन जाती है। दोस्तों, ये फिल्म सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की तारीखी अदाकारी की वजह से ही कामयाब और तारीखी फिल्म बन गई। इस फिल्म के मुकालमे आज भी बरसगीर पाक व हिंद के कामयाब तरीन मुकालमों और फिल्मों में इसका शुमार होता है। मौला जट में राइटर नासिर अदीब के कलम से लिखे गए मुकालमे पाकिस्तानी फिल्मी तारीख को बदल के रख देती है। तो आपको पुरानी मौला जट और नई द लेजेंड ऑफ मौला जट में कौन सी ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, तो दोस्तों वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। दोस्तों, नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आप सबके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।